स्टूडेंट्स, तो अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये विद्युत चालन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग करंट के वो चार्जेस के फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बेसिक स्टडी चल रही है, बिल्कुल ABCD कहोगे उसका। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला टर्म तो ये होता है कि चार्जेस के फ्लो के लिए, चार्जेस के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ये हमें क्लियर होना चाहिए। मैंने 2 लेक्चर डाले थे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स करके थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके 2 लेक्चर मैंने डाले थे। तो बच्चों ने इन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले उनको ज़रूर स्टडी कर लें। उनके मैंने कहा था कि नोट्स मैंने क्योंकि उसके नहीं भेजे हैं, उसके नोट्स बना लें, उसको उन पॉइंट्स को लिख लें जो पॉइंट्स वहाँ मैंने समझाए हैं और उनको बार बार पढ़ें। तो उसी में यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भी चार्जेस के फ्लो के लिए, चार्जेस के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी क्वांटिटी होती है, और वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर के ही कारण चार्जेस का फ्लो होता है, आवेशों का प्रभाव होता है। विद्युत विभवांतर होता है 2 बिंदुओं के बीच किसी चालक के सिरों पर, तो उसके भीतर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, तब आवेशों पर बल लगता है और वो गति करते हैं। तो ये था। तो उसके बारे में, तो उसके लिए सबसे पहले हमने विद्युत धारा कहा। सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है आवेशों का, लगातार प्रवाह होता है विद्युत धारा कहते हैं। और फिर हमने ये देखा भी धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है, क्या उसका है। वहाँ पे एक मुख्य बात अनुगमन वेग की आई, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आई। फिर हमने धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं वो है ओम का नियम। मतलब एक लेवल बढ़ता जाता है स्टडी का। पहले धारा आवेशों का प्रवाह बताया कि आवेशों का प्रवाह होता है, फिर उस प्रवाह को डिस्कस करना है। तो हमने ये देखा कि जो विद्युत धारा है I = हमने एक फॉर्मूला लिखा था NEA/VD, और VD का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था E टॉ, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं E टॉ अपॉन M इंटू E, तो E टॉ V अपॉन ML, E टॉ V अपॉन ML, ये हमने स्टडी किया था। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं कि अगर विभवांतर, जैसे अभी हमने पहले शुरुआत में तुमसे कहा कि भाई ये जरूर ध्यान रखो इस चैप्टर को पढ़ते समय, तो ये दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए कि चार्जेस के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत विभवांतर है। तो ये विद्युत विभवांतर है ये। तो अगर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई हाँ भाई हमने चार्जेस के फ्लो के बारे में पढ़ा, तो हम उसको डीपली डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि ये चार्जेस का फ्लो कम या ज़्यादा कैसे होगा, हम करंट की वैल्यू को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करें, किस पर डिपेंड कर रही है मेनली वो। तो यहाँ पर ये देखें कि हाँ हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था, बेसिकली करंट का फॉर्मूला ये हुआ। तो ये इसमें जो अनुगमन वेग है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, विभवांतर स्थापित करने पर भीतर विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, उस बल के कारण वो बल की दिशा में एक छोटा सा वेग प्राप्त कर पाते हैं। वो वेग जो है वही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो वो विभवांतर के समानुपाती है। विभवांतर बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। तो अगर हम इसको डायरेक्ट रिलेशन लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ भाई विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो गया, एक प्रायोगिक तथ्य हो गया कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई चालक है और हम उसके सिरों पर वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है पर कितना बढ़ रहा है, तो इस पर फिर एनालिसिस हुई और जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने इस पर एनालिसिस करी और एनालिसिस करके फिर एक रिजल्ट ड्रॉ किया
और एक नियम के रूप में उस रिजल्ट को उन्होंने प्रतिपादित किया और उस नियम को हम कहते हैं ओम का नियम। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है ओम का नियम। ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन एक साइंटिस्ट रहे, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। ओम का नियम क्या कह रहा है कि धारा जो होती है, किसी चालक में जो प्रवाहित धारा है, किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। किसी चालक में जो धारा है, अभी हमने इससे पहले एक बैकग्राउंड तैयार किया इसका कि क्या हमें ओम का नियम क्या बता रहा है। तो जैसे हमने बताया कि ये तो नॉर्मल सी चीज देखी गई कि हाँ भाई विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी, किस रेशियो में बढ़ेगी, क्या हमेशा उसमें परिवर्तन एक जैसा होगा, कम वोल्टेज पर भी वही होगा, ज्यादा वोल्टेज पर भी वही होगा। तो ओम का नियम उन्हीं सब बातों को हमें क्लियर करता है। तो उसमें यह बताया गया, उन्होंने कहा कि भाई जो धारा होती है किसी चालक में प्रवाहित धारा वो आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, परंतु हर कंडीशन में नहीं, कुछ लिमिटेशंस आ गई उसकी। वो लिमिटेशंस क्या बताई उन्होंने, ऐसा नहीं कि हर परिस्थिति में ऐसा होगा, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है कि एक तो उसका ताप नहीं बदलना चाहिए, चालक का ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अभी हम उस पर नहीं जा रहे कि वो ऐसा क्यों है, जब हम ओम का नियम ड्राइव कर लेंगे तब हम उसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले होंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स और मिलेंगे हमें, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमने ये कहा कि हाँ भाई ताप भी नियत रहना चाहिए, और ताप नियत रहने के साथ साथ उस चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे। मतलब अगर तुमने कोई तार ले लिया और इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया, तो ना तो इसकी लंबाई बदलो, यानी कि तुम विभवांतर बढ़ा रहे हो तो तुम तार को भी चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ना तो हमने इसकी लंबाई में चेंज किया, ना हमने इसकी मोटाई में चेंज किया, ना हमने इसके पदार्थ को बदला, अर्थात इसे कहते हैं भौतिक अवस्थाएं। तो लिमिटेशंस जो इसकी आ गई वो ये है कि इसका टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो सेम रहनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। तो I प्रोपोर्शनल टू V, अगर हम इसको लिखते हैं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों को लगता है I इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू V लिखेंगे तो I अपॉन V लिखना चाहिए, तो I अपॉन V अगर कॉन्स्टेंट है तो V अपॉन I भी कॉन्स्टेंट है, तो मानक रूप से V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हैं। तो यही ओम का नियम है। अब क्या हमने सीखा ओम के नियम में? बिल्कुल सिंपल सा नियम है, कोई उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर अप्लाई करने की जब जहां जरूरत पड़ती है वहां दिमाग लगाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी यह हो गया कि ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की ताप और भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसमें प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यह है ओम का नियम। अब हम इसके प्रूफ पर जाते हैं कि इसको प्रूफ करना है, हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सहायता से प्रूफ करते हैं। ये है, जैसे हमने एक तार मान लिया कि जैसे अनुगमन वेग I इक्वल टू NAVD में कंसिडर किया था, वैसे एक तार कंसिडर कर लिया, उसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल A है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N मान लेंगे।
और हमने मान लिया v विभवांतर आरोपित करने पर इसमें प्रवाहित धारा I है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग vd है। सही है ना? तो अब हम यहां पर इसको स्थापित करें तो F इक्वल्स टू क्या हो जाता है। अब हम यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें मालूम है कि हमें यहाँ क्या करना है। हमें कोई भी जब हम फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। उसमें हमें V अपॉन I में रिलेशन निकालना है। जब V अपॉन I का कोई रिलेशन आएगा तब हम देखेंगे कि उसमें ये कंडीशंस अप्लाई करने पर V अपॉन I कांस्टेंट है या नहीं है। हो जाता है तो वो सही हो जाएगा, वो नियम प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें V और I में रिलेशन निकालना है, तो हम I इक्वल्स टू NEAVD की हेल्प लेते हैं। I इक्वल्स टू NEAVD, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित कर रहे हैं। इसके सिरों पर जब हम विभवांतर स्थापित कर रहे हैं तो इसके भीतर है। अब हम करना क्या है, कैलकुलेशन में VD निकालना है। हमारी जो कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी प्रूफ करने के लिए, हमारा उद्देश्य VD निकालना। VD कैसे प्राप्त हो रहा है कि जब हमने इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित किया, विभवांतर स्थापित करने की वजह से इसके भीतर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। विद्युत क्षेत्र स्थापित होने से इस पर क्या लगने लगा, एक बल लगने लगा। इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे उन पर बल लगा और उस बल के कारण उसने अनुगमन वेग प्राप्त किया। कहने का मतलब अगर हमें अनुगमन वेग निकालना है तो पहले हम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालें, उसमें उत्पन्न त्वरण निकालें, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल निकालें, उसमें उत्पन्न त्वरण निकालें और त्वरण निकालने के बाद तब हम उसका अनुगमन वेग निकालें। अब हमारी कैलकुलेशन ऐसे चलेगी। फिर एक बार समझ लें कि हमने I इक्वल्स टू NEAVD की हेल्प ली। क्या चाहिए हमें, हमारा उद्देश्य क्या है कैलकुलेशन का, हमें VD का मान निकालना है। कैपिटल V के पदों में, विभवांतर के पदों में हमारा उद्देश्य ये है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमने कहा भाई VD कैसे प्राप्त हुआ, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। जैसे मैंने अभी धातुओं में विद्युत चालन समझा रहा था तो मैंने कहा था भाई लेक्चर वो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बार बार उसे देख के समझेंगे कि क्या कह रहे हैं उसमें वो। तो वही हो रहा था कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग कैसे प्राप्त करते हैं, उन पर विभवांतर स्थापित करने पर विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर उन पर बल लगता है और बल लगने के कारण वो अनुगमन वेग प्राप्त करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को हम यूज करेंगे। पहले हम मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल निकालें, उसका त्वरण निकालें, उसके द्वारा फिर वेग प्राप्त करें निकालें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर से E की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो माइनस E इंटू ई। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसमें लगाते हैं क्योंकि जो बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है इलेक्ट्रॉन पर, या सीधे से कहो Q का मान माइनस ई रखते हैं और नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। तो इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल A वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन M। तो A वेक्टर F वेक्टर क्या हुआ, E वेक्टर अपॉन M। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो देखो किसी एक इलेक्ट्रॉन का नहीं निकलता है, हम लोग जब ऐसे केसेस में लेते हैं तो एक कैलकुलेशन औसत के लिए करते हैं। मान लिया कि भाई इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग V1 U1 U2 U3 है। अब हमें औसत अनुगमन दोबारा से करते हैं कि भाई हमें औसत अनुगमन वेग निकालना है। कैसे निकालें, हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी अनियमित दिशा में U1 वेग से गतिमान है। मान लिया किसी क्षण उस क्षण इलेक्ट्रॉन U1 वेग से इधर की ओर जा रहा है और इस पर जो त्वरण हुआ वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर की ओर उत्पन्न हुआ। उसके कारण इसने कितना वेग प्राप्त किया, उस त्वरण के कारण
तो हम वहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at से, वही अनुगमन वेग होगा इस इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निकालना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे, तो अब क्योंकि a और u की दिशा अलग अलग है, अगर a और u की दिशा सेम होती है, ये 11th की बात है, तो हम सिंपली ऐसे यूज कर ले, परंतु अलग अलग है तो इसमें हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। जब a और u की दिशा डिफरेंट होती है, प्रारंभिक वेग और त्वरण की दिशा डिफरेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, तब हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। तो वेक्टर v(d1) हो गया वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a τ1, t की जगह τ लेंगे क्योंकि एक शांति काल में उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया, उसी को एक औसत अनुगमन वेग मान लिया जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों को। अब हमें मतलब सीधा सा एक उद्देश्य है कि एक श्रांति काल में इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन ने कितना वेग प्राप्त किया, वो ये है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि हम वेक्टर फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सिंपल यूज करें, वो इस मारे क्योंकि प्रारंभिक वेग और त्वरण की दिशा एक समान नहीं है। तो इस तरीके से एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सबका निकाल लें और उनका औसत ले लें, तो वो औसत अनुगमन वेग हो जाएगा। तो वही हम यहां पर लिखेंगे कि अगर विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग वेक्टर vd इक्वल्स टू वेक्टर vd1 वेक्टर vd2 vdn डिवाइडेड बाय, तो पहले क्या लिखेंगे u1 प्लस वेक्टर a τ1 प्लस u2 प्लस वेक्टर a τ2 प्लस un प्लस वेक्टर a τn डिवाइडेड बाय n। तो ये जो है टर्म हो जाएगा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2, ऊष्मीय वेगों को हम अलग कर लें और शांति काल वाले टर्म्स को अलग कर लें। सभी इलेक्ट्रॉनों के शांति काल अलग अलग होंगे। a1 a2 नहीं करेंगे क्योंकि सब में उत्पन्न त्वरण एक जैसे होंगे, क्योंकि सब पे लगने वाला बल एक जैसा है, सबके द्रव्यमान एक जैसे। औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो शून्य होता है और इसे हम ले लेते हैं औसत शांति काल। तो वेक्टर vd इक्वल्स टू हो गया वेक्टर a τ, वेक्टर vd इक्वल्स टू क्या हो गया वेक्टर a τ। तो वेक्टर a का मान रख दोगे यहां पे, तो माइनस e वेक्टर e अपॉन m इंटू τ। ये जो वेक्टर a का मान है वो हमने उठा के यहां रख दिया। तो इसको हम इस तरीके से लिख दें vd वेक्टर माइनस e τ अपॉन m इंटू e वेक्टर, ये हो गया। यहां पे ये शो कर रहा है, ये विद्युत अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के तौर पर भी जाना जाता है, और ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन, ये शो कर रहा है कि अनुगमन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होगी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए अनुगमन वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होती है। तो ये भी हम यही प्रूव करेंगे। वहां हम परिमाण लें, केवल हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है फिलहाल, तो हम नेगेटिव साइन वहां छोड़ देते हैं, ई लिख देते हैं। परिमाण ले रहे हैं केवल, तो नेगेटिव साइन छोड़ देंगे। अब ई का मान हम विभवांतर के पदों में लिखेंगे तो v अपॉन एल हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर v अपॉन डी हमने पढ़ा हुआ है। तो vd इक्वल टू हो गया ई τ अपॉन m इंटू v अपॉन एल। तो vd
इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला जो आ गया ई टॉ वी अपॉन एम एल। ये मैंने पहले लिखा था फॉर्मूला, फिलहाल तुम आप पढ़ रहे हो उसके। अब ये वीडी का मान उठा के हमारा उद्देश्य यही था, शुरू में हम कैलकुलेशन में लेके चले थे कि हमारा उद्देश्य ये है कि वीडी का मान विभवांतर के पदों में निकाल ले। वो हमने काम यहां पर कर लिया, हमने अनुगमन वेग का मान विभवांतर के पदों में ज्ञात कर लिया। हमने अनुगमन वेग का मान जो है वो विभवांतर के पदों में ज्ञात कर लिया। अब ये मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। वीडी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी ई टॉ वी अपॉन एम एल। मल्टीप्लाई करेंगे एन ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टॉ वी अपॉन एम एल। क्रॉस मल्टीप्लाई आई इधर आ जाएगा, एम एल इधर आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टॉ नीचे आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, वी अपॉन आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। वी अपॉन आई इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। तो अब हम ये देखें, ये जो हमारा टर्म आ गया, अब वी अपॉन आई का मान हम निकालना चाह रहे थे, वो हमारे पास आ गया। अब हम ये देखें कि ये कंडीशन फुलफिल होने पर क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है। देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, ऊष्मीय वेग। शांति काल उनका कम हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा तो क्रमागत टक्करों में लगा समय कम हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो अगर ताप नहीं बदलेगा तो ये शांति काल कांस्टेंट रहेगा। चलो, ये कांस्टेंट हो गया। अब भौतिक अवस्थाएं ना बदले, मतलब तार की लंबाई ना बदले, मोटाई ना बदले, पदार्थ ना बदले। देखो, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कांस्टेंट रहेगा। लंबाई भौतिक अवस्था को नियत रखना है, कांस्टेंट है। एन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पदार्थ टू पदार्थ वेरी करती है, ये पदार्थ का गुण है, वो भी नहीं बदलना है। तो एन भी नहीं बदलेगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वही रहेगा और ए का मान, मोटाई भी, अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल, हम सिंपली उसे मोटाई कह रहे हैं, वो भी वही रहेगी। अर्थात भौतिक अवस्थाएं अगर नहीं चेंज करोगे तो ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए वी अपॉन आई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो यह है ओम का नियम और उसका सत्यापन। तो बच्चे, जिस तरीके से समझाया गया है, पहले उसे समझे, पहले उसे पेन वेन ना उठाएं, पहले उसे समझे आराम से बैठ के, कई बार समझे उसे कि हाँ भाई, पहले हमें आई इक्वल्स टू एन ई वी डी का, हमें ओम के नियम में क्या करना है? वी अपॉन आई को कांस्टेंट प्रूव करना है। आई इक्वल्स टू एन ई वी डी का यूज करना है, तो पहले वी डी निकालना है। वी डी निकालने के लिए पहले बल निकालो, फिर त्वरण निकालो, फिर औसत अनुगमन वेग ज्ञात करो और फिर उसको एनईएवीडी में सब्स्टिट्यूट करके वी अपॉन आई का मान निकालो। इस तरीके से अपने दिमाग में एक समरी तैयार करके इसको प्रूफ भी करेंगे।